बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वफाक के बाद पंजाब ने बजट पेश किया और आज सिंध ने भी बजट पेश कर दिया। और सिंध ने जो बजट पेश किया वह 30 खरब 56 अरब रुपए मालियत का बजट पेश किया है और तनख्वाहों में 30% तक का इजाफा किया गया है। अब जो इब्तदाई तौर पर वफाकी बजट के पेश होने के बाद तनख्वाहों में इजाफे वाली बात थी, अब उसको लेके बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि जब तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा, टैक्स स्लैब तब्दील हो जाएगी और फिर उन्हें नए टैक्स स्लैब के तहत मजीद टैक्सेस अदा करना होंगे, तो वो तनख्वाहों की बुनियादी तनख्वाह में जो इजाफा है वो टैक्स स्लैब में इजाफे के बाद वो कितनी बचत हो पाएगी। और 20 रुपए जो लेवी है पेट्रोलियम के ऊपर, उसको लेके बहुत सी बात हो रही है कि 20 रुपए अगर आप लेवी मजीद आयद कर देंगे और मजमूई तौर पर 80 रुपए की लेवी हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी मईशत के ऊपर किस तरीके का पड़ेगा। लेकिन ये टैक्स वफाकी बजट आने के बाद मजमूई तौर पे देखें तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की बुलंद तरीन सतह देखी गई है, जिसमें 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का एक ही दिन के अंदर इजाफा हुआ है। अब उसको देखते हुए पाकिस्तानी मईशत पे, जहाँ पे तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो इस पर राज़ी दिखाई नहीं देते अपनी सिफारिशात को लेके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली ये बात कर रही है कि ये जो बजट है ये अवाम के ऊपर एक बम गिराया गया है और इसमें हमारी मुशावरत को शामिल नहीं किया गया और इस बजट को हम मंजूर नहीं होने देंगे। तो इस ज़मन के अंदर क्या पेशरफ्त हो सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और ये मुलाकात उस मुलाकात के बाद की है जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जाके की है। अब उसके बाद जब उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की मोहसिन नकवी साहब ने, तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की है। क्या जमीयत उलमा इस्लाम पे जिससे बातचीत करने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करने का टास्क महमूद खान साहब को दिया गया है, वो पीपल्स पार्टी और JUIF को मना पाएंगे? अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा? ईद के बाद क्या हंगामा बपा हो सकता है? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या देखते हैं, पंजाब के बाद सिंध का भी बजट आया, उन्होंने भी 30% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया और वो भी ये कहते हैं कि हमने पंजाब जैसा बजट दिया है। ये बजट का गोरख धंधा समझते हैं कि आम आवाम की जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर तब्दीली ला सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यार सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर और बड़ी साफ सी, ये बजट जिसका ऐलान हुआ है, अगर इन तमाम बजट्स को देखें तो सबसे अच्छा बजट जिसका ऐलान हुआ वो है सिंध हुकूमत का। लेकिन क्या इन चीज़ों पर अमल दरामद होगा? क्या सूबे खुद मुख्तार हैं? क्या 18वीं तरमीम के बाद टैक्स से लेकर दीगर मामलात के इख्तियारात सूबों के पास हैं? और अगर सूबों ने जो बजट दिया है, सूबों ने जो दावे किए हैं, कम से कम 3 सूबों ने, क्या वो सारे दावे IMF के साथ मुआहिदे के मुताबिक हैं या इन सब को फिर बिल्कुल वापस रिवर्स होना पड़ेगा और किसी ना किसी तरीके से उस बजट पर अमल करना पड़ेगा जो बजट IMF के कहने पर या IMF की हमायत पर या IMF की तैयार करदा, जो भी आप इसे लफ्ज दे लें, तजावीज़ पर वो है बजट। ये बड़ी बड़ी क्लियर और साफ बात। तो उसी बात आप क्यों भूल जाते हैं? मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग 1 मिनट से पहले ना दमाल डालना शुरू कर देते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करनी शुरू कर देते हैं। ये जो 30%, 25% इजाफा है, इसमें जो सरकार ने, वफाकी हुकूमत ने टैक्स लगाया है, क्या वो टैक्स निकलेगा या नहीं, इसको कौन क्लियर करेगा? और क्या ये बेसिक तनख्वाह में इजाफा है, कुल तनख्वाह में इजाफा है, किस में है? क्या ये किसी ने क्लियर किया? नहीं किया। सिर्फ बेसिक सैलरी में इजाफा है। और बेसिक सैलरी है कितनी किसी की? उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अंदर हाउस रेंट, उसके अंदर कन्वेंस, उसके अंदर फलां 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 डाल के फिर जाके सैलरी का एक लंबा चौड़ा बनता है। और जब आपकी बेसिक सैलरी अगर 50,000 है मान ले, और आपकी 50,000 सैलरी में 30% इजाफा हुआ है, तो कितना हुआ है? और उसके बाद अगर उस पर वही बात जो उस दिन कही गई मुआशियत की तरफ से कि उस पर अगर 30% इजाफा हो गया है और 28% उसमें से काट लिया गया है, 28,000 या 28% या जितना भी उसके मतलब टोटल अगर 30,000 मिला है तो 30,000 में से 28,000 रुपया टैक्स काट लिया गया है, तो किसने क्या किया है? ये तो एक
अल्फाज का ऐसा फ्रॉड है, एक ऐसा काम है कि जिससे अवाम को मुतमिन करके अवाम से वोट हासिल करने के लिए, अवाम से हमदर्दियां हासिल करने के लिए या वक्ती तौर पर किसी बड़े एहतजाज को रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया है। लेकिन यासर एक माह बाद जब आप सैलरी देंगे और एक माह बाद जब आपके सैलरी से पैसे कटना शुरू होंगे तो फिर आप किस तरफ जाएंगे, फिर आपका रुझान किस तरफ होगा, फिर आप किसको जाकर कहेंगे जनाब आप ठीक थे आप गलत हैं। मैं इसलिए मैं बार बार ये एक बात कहता हूं कि इस बजट को छोड़ दें, इस बजट के बाद के असरात को देखें, जरा बजट मंजूर होने दें और बजट मंजूर होने के बाद क्या होता है, अभी कई मिनी बजट आने हैं, बड़ा कुछ होना है, फिर उसके बाद आप देखेंगे और आप खुद कहेंगे अपने प्रोग्राम में कि जनाब अवाम के साथ ये इतना बड़ा हो गया है हाथ कि जो आप सोच भी नहीं सकते ये होगा। क्या आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे, आप बाकी लोगों की तहरीरें नहीं पा रहे? क्या पाकिस्तान के किसी एक माहिर मुआशियात ने समेत उन माहिर मुआशियात को जिनको हुकूमत खुद रिकमेंड करती है, क्या किसी एक ने यह कहा है कि जनाब बेहतरीन बजट है, अवाम के लिए दूध की नहरें, शहद के दरिया, गरीब आदमी के लिए मौजें ही मौजें? किसी ने कहा है? किसी एक जगह जिक्र हुआ है? किसी एक बजट पर यह बात आई है? बजट वो होता है जो वफाक का होता है और वफाक के बजट का असर जो होता है, वफाक के बजट से जो सारी चीजें चलती हैं वो फिर जाके जो होता है वो सूबों में जाके अमल दरामद उस पर होता शुरू होता है। असल में आप ये समझ लें कि सूबों के पास बजट के हवाले से सिर्फ 25% वो चीजें हैं जिन पर वो 18वीं तरमीम के बाद अमल दरामद करा सकते हैं। 75% बजट के हवाले से टैक्सेस और दीगर मामलात में तो आप मुख्ताज हैं वफाक के, आप वफाक से बाहर जा ही नहीं सकते। तो आप पर तो एक ऐसा बम गिरा दिया गया है टैक्सों की सूरत में, महंगाई की सूरत में। अब मुझे बताएं, मान लें, मैं फिर कह रहा हूं मान लें 30% इजाफा हो गया, ये पेट्रोल पर जो लेवी लगाई गई है, लेवी टैक्स लगाया गया है जिससे पेट्रोल महंगा होगा जब भी होगा, जिससे दीगर अशिया महंगी होंगी, जो टैक्सेस उन पे लगाए गए हैं, तो उसका असर किसको पड़ेगा? उसका असर 35 करोड़ 30 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी वाले को शायद महसूस ना हो, लेकिन एक 3 लाख 5 लाख 10 लाख या 20 लाख की गाड़ी वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, 50 लाख सैलरी लेने वाले को, 1 लाख सैलरी लेने वाले को, इवन 5 लाख सैलरी लेने वाले को भी उसका बहुत ज्यादा एहसास होगा। इसलिए कि जनाब आखिरकार आपने इसी मार्केट से खाने पीने की अशिया लेनी है, बच्चों के कपड़े यहीं से लेने हैं, स्कूलों की फीसें यहीं पे अदा करनी है, ये सारा कुछ यहीं पे होना है। जब आप देखते हैं सारा कुछ होना यहीं से है तो इसी पैसे में से टैक्स कटना है, इसी पैसे में से एक्साइज ड्यूटी कटनी है। आपके खाने में अगर बाहर जाएंगे, आप डॉक्टर्स की फीस देंगे, आप स्कूलों में जाएंगे, आप होटलिंग करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको इसी से देना पड़ेगा ना। मैं तो आजकल ना बड़ा इंजॉय कर रहा हूं, खासकर सोशल मीडिया पे वो जो नॉन फाइलर्स के मुताल्लिक कितना शोर बच के लिखा हुआ है कि नॉन फाइलर जो है उसको गोश्त देना भी मना है। ईद पर आप नॉन फाइलर को गोश्त नहीं दे सकते। नॉन फाइलर जो है ये यासर आपके लिए है कि आप ससुराल भी नहीं जा सकते, ईद के तीसरे दिन ससुराल जाना भी मना है। मैं सर नॉन फाइलर जो है यार एक मुझे बात है यासर, एक मुझे बात बता दें, अच्छा मुझे एक बात बता दें, नॉन फाइलर पे लगा दे पाबंदी, बिल्कुल लगा दें, सबको फाइलर होना चाहिए। नॉन फाइलर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, उसके सफर पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जो इस मुल्क का करोड़ों लूट के ले गए हैं, जिन्होंने दुबई समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जायदादें बनाई हैं, क्या उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? क्या उनका नहीं बकाना चाहिए? क्या उनसे वो पैसा वापस नहीं मंगवाना चाहिए? क्या उनके पासपोर्ट कैंसिल नहीं करने चाहिए? अगर मुझे पाकिस्तान से ज्यादा कोई और मुल्क अजीज है, मैं अपने मुल्क से ज्यादा महंगी किसी और मुल्क में अपनी जायदाद खरीदता हूं, तो जाओ उस मुल्क में, फिर क्या लेना इस मुल्क में, फिर क्या काम तुम्हारा पाकिस्तान के साथ? यासर साहब, उस पर किसी ने कुछ कहा, उस पर आकर जुबान बंद हो जाती है।
क्योंकि नाम ही सारे बड़े हैं। उस पर आकर खामोशी तारी हो जाती है, क्योंकि शरीके जुर्म ना होते तो गुनाह ना करते। शरीके जुर्म ना होते, अगला फिक्रा क्या है यासर साहब? शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो बात मुखबरी करते, तो बात यह है कि ये तो सारा फिर इसी तरह चलता ना। हजूर किबला पकड़ना है, नॉन फाइलर नॉन फाइलर नॉन फाइलर, इतना शोर डाल दिया, नॉन फाइलर ना हुआ। कोई दुबई में जायदाद वाला हो गया, लंदन में जायदाद वाला हो गया, उसमें फ्रांस में जायदाद वाला हो गया, कोरिया में जायदाद वाला हो गया, स्पेन में जायदाद वाला हो गया। किस किस दुनिया का मुल्क में इनकी जायदादें नहीं है लोगों की? पकड़ना है, निकालने रिकॉर्ड चेक करें। पाकिस्तान के कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने सियासतदान, कितने इंडस्ट्रियल, इनके पास वो पासपोर्ट है जो पाकिस्तान से हटके हैं। इनके पास किस किस मुल्क का पासपोर्ट है, किस किस मुल्क का कार्ड है, किस किस मुल्क में इनके कारोबार है, किस किस मुल्क में इनकी जायदादें हैं। हाँ, करें कारोबार, बिल्कुल करें, कोई इतराज नहीं, लेकिन मेरे वतन के अंदर तो इन्वेस्टमेंट करें, इस मुल्क के अंदर भी कारोबार करें, इस मुल्क के अंदर भी फैक्ट्री लगाए, इस मुल्क के अंदर भी इंडस्ट्री लगाए, इस मुल्क को भी टैक्स अदा करें। उनके लिए कोई कुछ बजट में नहीं कहा गया। एक लफ्ज बता दें, यह कहा गया हो कि फला की जेब से पैसे निकाल के लाएंगे, एक लफ्ज यह जरूर कहा गया कि फंड इकट्ठा बड़ा होगा। और किससे होगा? टैक्स इकट्ठा। फंड का मतलब टैक्स से, मुझसे, आपसे, आम आदमी से, उससे जो बेचारा पहले से ही दे रहा है, और जो नहीं दे रहा उसको हम दे देंगे। हमारा टैक्स भी उसको चला जाएगा, किसी ना किसी मद में, कर्ज की मद में चला जाए। बैंक कर्ज भी उनको ही देता है, बैंकों के कर्जे भी उन्हीं को मिलते हैं, बैंकों से रिलीफ भी उन्हीं को मिलता है, बैंकों से कर्जों की माफी भी उन्हीं को होती है। और हम आम आदमी बेचारा 5,000 रुपया देना हो तो पता चलता है कि वो किसी और बैंक में अकाउंट भी नहीं खुला सकता। पता चलता है कि जनाब उसके घर पुलिस भी पहुंच गई है, पता चलता सारा कुछ हो गया। और यहां पर डकार मारते हैं, अरबों पे ले जाते हैं, पूछने वाला नहीं है। शेख साहब ने कहा था ना कि मैं कोशिश करता रहा। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट की मंजूरी में किरदार क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट की मंजूरी में वही किरदार होगा जो हीर रांझे का होता है। अब आप सोचेंगे हीर रांझा, जिस तरह हीर रांझा कई दफा नाराज होते थे ना, आपने पूरी उसकी कहानी पढ़ी हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ी। ये वो चले, आपने किसी और की पढ़ी, आप कहानियां वैसे कुछ और ही पढ़ते हैं। तो ये वही होगा, ये पूरा बजट पास कराएंगे ये सारे। आज एमकेएम ने भी कहा ना बजट में कुछ नहीं है, यही एमकेएम बजट पास भी कराएगी, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग, काफ, सब बजट पास कराएंगे। पता है किस नाम पर? पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी था। ये पाकिस्तान की मौजूदा हालात में हम किसी सूरत ये गवारा नहीं करते कि मुल्क का मुआशी, मुल्क का सियासी, जमहूरी कोई नुकसान हो। और मुआशी नुकसान तो पूरा करने के लिए लाओ बाइट से सरमाया अपने से शुरू करो। उन हजारों पाकिस्तानियों से कहो जो पाकिस्तान में रहकर बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पाकिस्तान नहीं आ रहा। जनाब वजीर खजाना साहब, आपके नोटिस में बात ला दो, आपके ऐलान के बाद इस पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो बिजनेस होता था वो प्रॉपर्टी का बिजनेस था। अब वो ओपन फाइल्स पर बिजनेस शुरू हो गया है। लोग ना ट्रांसफर करा रहे हैं, ना उसकी फीस दे रहे हैं। पहले होता था, अब एक स्टाम्प लिखते हैं, पास रख लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या किया आपने? पकड़ लेंगे। वो एक सहाफी का सवाल बड़ा मजेदार था और मैंने उसे बड़ा एंजॉय किया। यासर साहब दोस्त कह रहे हैं लाइन बाइट से दौलत वालों, बड़ी दुनिया ने एंजॉय किया पूरी उस चीज में। मुझे कोई एक चीज दिखा देना। नहीं, पूरी दुनिया, बिल्कुल मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं, मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूं। बस नौकरी सलामत रहे उनकी, कि बिल्कुल। लेकिन उसका जवाब आया, उसका जवाब आया, उसका जवाब दिया गया? कौन दे? नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि जनाब जवाब देगा कौन, जवाब सुनेगा कौन?
जवाब देने की सकत है? ये आप जरा मुझे बताएं। आज जो हुआ है, आज बड़ी क्लियर सी है, आज एक्निक का कमेटी बन गई। एक्निक की कमेटी में के चेयरमैन बने हैं वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। आज से पहले जब पीडीएम का दौर था तो एक्निक की कमेटी के चेयरमैन इसहाक डार साहब थे, क्योंकि वो वजीर खजाना थे। उसके बाद अगली दफा जब अबूरी दोहराया इलेक्शन के लिए तो शमशाद साहिबा थी, तो उनको उस वक्त की वजीर खजाना थी, उनको एक्निक का चेयरमैन बनाया गया। अब वजीर खजाना को अहम तरीन सुमादारी से क्यों अलहदा कर दिया गया? अगर एक रवायत आ रही है कि एक्निक का चेयरमैन वजीर खजाना होगा, तो अब क्यों नहीं? हो सकता है कि हमारी खबर के बाद कोई मुज़ाहमत या मुदाखलत हो जाए और सुनी जाए किसी की, लेकिन मैं एक बात बड़ा क्लियर हूं। आज जो लोग कह रहे हैं कि जी इस सारे मामले के बाद किसी तरफ से सिवाय बयानात के कुछ नहीं हुआ, हम भी पाकिस्तान का पुरअमन माहौल चाहते हैं। इस मुल्क का माहौल पुरअमन ही रहना चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन आप जरा ईद गुजरने दें, लोगों को अगले माह की तनख्वाहों पे आने दें, सरकारी मुलाजमीन को, और आम आदमियों को जब रोजमर्रा की अशिया की तरफ जाने दें, तो फिर मुझे बताइएगा कि हुआ क्या है। अच्छा राणा साहब, साहिवाल वाले मामले पे क्या राय रखते हैं कि साहिवाल में मरियम नवाज साहिबा ने वो चंद दिन पहले जो चिल्ड्रन अस्पताल में वो आग लगी थी, पूरी इंतजामिया को गिरफ्तार करवा दिया, तो उन्होंने घेरे में ले लिया और फिर बाद में उन्हें निकलने नहीं दिया, डॉक्टर्स के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। चार डॉक्टर छोड़ भी दिए, मैं आपको अगली खबर भी दे देता हूँ। डॉक्टर छोड़ भी दिए। अब मुझे एक बात है, उस पर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। फिर मेरी वजीर आला वहां पे गई और मेरी वजीर आला ने मौके पर अहकाम जारी किए, इन लोगों को पकड़ लिया जाए, इनको एक खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर जो ड्रामा लगा वहां पे, जिस तरह पुलिस और डॉक्टरों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिस तरह साहिवाल में सब 2 अस्पताल हैं, दोनों की इमरजेंसियां बंद हो गई और ये पहली बार हुआ, सारा कुछ हो गया, फिर डॉक्टरों को छोड़ना पड़ा। जी ये पहली बार हुआ है तारीख में साहिवाल में दोनों इमरजेंसी जी, पहली दफा तारीख में हुआ। तारीख में बाकी चीजें भी पहली दफा हो रही हैं, घबराए ना आप। इस तारीख में बहुत सी चीजें पहली दफा होंगी यार, क्यों घबराते हैं आप? 6 दिन बाद अगर मेरी वज़ीर आला गई है टाइम निकाल के, तो अच्छी बात है ना यार। लेकिन फिर जिस कमेटी ने ये पहले रिपोर्ट बनाई थी, वो उन कमेटी के लोगों की अगर रिपोर्ट गलत थी, तो फिर वो लोग क्यों मौजूद हैं? फिर उन लोगों की मौजूदगी क्यों है? फिर उन लोगों के खिलाफ अगर ये गलत रिपोर्ट थी और वज़ीर आला ने दुरुस्त किया, तो फिर उस कमेटी को क्यों नहीं फारग किया जाता? उनमें जो भी लोग थे, और अगर उनकी रिपोर्ट दुरुस्त थी, तो फिर अब ये क्यों किया? अगर सेहत का मामला है तो वज़ीर सेहत किधर है, उनको देखना चाहिए। अगर किसी और चीज का मामला है, उसकी वजारत को देखना चाहिए। ये जो साहिवाल में सुबह से ड्रामा चल रहा था ना, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है। और इस ड्रामे के बाद मैं आपको खबर दे देता हूं, पूरे पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल की तैयारियां शुरू की जा रही है। नर्सिंग से लेकर यंग डॉक्टर तो पहले ही मैदान में थे, अब सुने कि सीनियर्स भी आने लगे हैं, चंद उन लोगों के अलावा जो किसी ना किसी तरीके से हुकूमत के साथ होते हैं। सुनने में आया, क्योंकि मैं आज साहिवाल के हवाले से बड़ा टची था और मैंने वहां से वो फुटेज मंगवाई, बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि यार ये क्या हुआ है, ये वाकया असल में है क्या, वो रिपोर्ट क्या थी, बाकी चीजें क्या थी। जब ये सारी चीजें मेरे पास आई और मैंने इसका चेक किया, तो पता चला कि यार ये सब कुछ हो। तो अब डॉक्टर्स तो रहा हो गए, लेकिन क्या हमारे मुल्क में ऐसा ही होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो ताकतवर होगा या जो एहतजाज करेगा, जिसके एहतजाज से असर होगा। असल चीज यह है, जिसके एहतजाज से असर होगा
वो ठीक रहेगा, वो बिल्कुल ठीक है। आप पकड़े, सुबह एहतजाज होगा, उसे छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास ताकत होगी। और जिसके एहतजाज से असर नहीं होगा उसको, उसकी बेगुनाही पर आप सारी दुनिया को लेकर भी आ जाएं, लेकिन वो बेचारा रहेगा। सनम जवेद को देख लें, आलिया हमजा को देख लें, और भी बहुत से आप नाम देख सकते हैं। वो बेचारी इतनी मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा उनका, कि शायद उन्होंने कोई ऐसा थाना हो जो ना देखा हो, और ऐसे ऐसे कमाल उनके रिकॉर्ड बनेंगे कि एक ही वक्त में वो कई जगहों पर इस तरह गई है। इतनी तेजी से जिन्नात नहीं जाते, इतनी तेजी से कोई बदरूए नहीं जाते कि जिनके पास कोई ऐसा अमल हो फौरी पहुंच जाए। वो कहीं उन पर ऐसा मुकदमे दर्ज है, इतने बज के इतने मिनट पर यहां पे, इतने बज के इतने मिनट पर यहां पर, इतने बजकर इतने मिनट पर यहां पर, इतने बज, क्या आप कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास कानून की सिर्फ ताकत है, कानून उन्हें बेल देता है, और एक कानून से बड़ी ताकत हुकूमत की है जो उनकी बेल को खत्म कर देती है। किस माशरे में यासर हम उस माशरे में रह रहे हैं जिस माशरे में अब दिल को जो हमारा जो है ना वो दुखी से भी आगे होता जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, आपका एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऐलान करता है और उस फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन चला जाता है और कहता है फौरी तौर पर इस केस को लगाया जाए, और उसका केस लग गया। मुझे बताएं, क्या चीफ जस्टिस एक कोर्ट का उसकी अहमियत नहीं है? क्या उसकी ताकत नहीं है? इंसाफ के लिए अगर वहां नहीं जाना तो फिर क्यों आप ट्रिब्यूनल बनाते हैं? फिर आप क्यों यह कहते हैं? क्या यही फैसले, इसी इलेक्शन के फैसले, क्या हाई कोर्ट के हाजिर सर्वस ट्रिब्यूनल से नहीं हुए थे? जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनको इजाजत क्या वहां पर मुकम्मल हेयरिंग दलाइल के बाद नहीं मिली थी? तो अब इंसाफ के लिए अगर है तो फिर क्यों इलेक्शन कमीशन साहब इस पर परेशान हैं? क्यों इलेक्शन कमीशन साहब को इस पर वो परेशानी हो रही है? आपको क्या, आपने इलेक्शन करा दिया ना? अगर कोई गलत जीता है, अगर नीचे से किसी ने 2 नंबरी की है तो उसे तो बेनकाब करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन हो जो साफ और शफाफ होते और आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, और आपकी इज्जत के ऊपर सवाल उठे हुए हैं, तो उन सवालों के जवाब इस ट्रिब्यूनल के जरिए अगर सामने आते हैं तो फिर उसमें तो आप ही की बेहतरी है। हमने ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, इब्तदाई तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जाते हैं मिलने, और बताया जाता है कि वो खैरियत दरियाफ्त करने गए मौलाना फजलुर रहमान साहब की। उसके बाद कोई उस तरह की खबर नहीं आई जिस तरह इसहाक डार साहब ने पीपल्स पार्टी वालों से बातचीत करके आके बताया कि कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो उस तरह की कोई खबर नहीं थी, खामोशी ही थी। मोहसिन नकवी साहब की भी उसके बाद मुलाकात हुई है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या कोई पैगाम दिया? नहीं, वो इनफैक्ट ये समाजी हवाले से था सारा मामला। मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, पहले फोन किया था उन्होंने, और केजी में जब चीन जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा। तो जाहिर है कोई घर पे आए तो उसको खुशामदीद कहते हैं। फिर उसके बाद वो आए, फिर अपना इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए, तो वो भी शायद खैरियत ही मालूम करने आए थे। खैरियत के दौरान जो है वो सियासी गपशप हो जाती है, 2 पॉलिटिकल अफराद जब बैठते हैं तो आपस में ज़रा कोई गपशप कर लेते। उसमें एक बात ये हुई थी कि जी कमेटी के हवाले करते हैं, जो हमारे और आपके हवाले से मामला है। मौलाना साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दे भी नहीं सकते थे कि मौलाना अकेले फैसला करने की पोजीशन में शायद इस वक्त ना होंगे, कि हदीस साहब भी बाहर हैं, हज पे है, बाकी उनके जो 2 साथी हैं वो भी अपने अपने इलाकों में ईद की वजह से चले गए हुए हैं। सियासी साथियों की बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई, और आपने देखा भी है कि कोई दावे भी नहीं हुए इस मुलाकात के बाद। हाँ, समाजी तौर पे वो उनका हम एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करते हैं, ये एहतराम का रिश्ता है। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसी गुंजाइश है कि मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान कोई राब्तों में तेज़ी जब आए तो मामला हल हो जाए? और वो मामला अगर हल होते हैं
तो वो किस शर्त पे हो सकते हैं? देखिए, मामला हल हो सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ हल हो सकते हैं, और उसके लिए कोई बड़ी शर्त और शराइत मौजूद नहीं है। और ये मामला जो है ना, ये मामला पूरे मुल्क को एक्सेप्टेबल हो, और वो एक्सेप्टेबल मामला ये है कि इलेक्शन का ऑडिट करवा दिया जाए। अगर किसी कुछ के ख्याल पे ये बात हो कि हम 2-4 वजारतें लेके शायद जो है ना वो मामला ठीक हो जाएंगे, या कोई और इस तरह की ओहदे लेके कोई मामला को सेटल करना चाहते हैं, तो वो उनकी जो है ना गलतफहमी है। ना कोई हमें कोई होता चाहिए, ना कोई और चीज। ये 2-3 बातें जो है ना वो हमको तय करनी है पॉलिटिक्स में। एक कि ये मौजूदा इलेक्शन जो है वो आया रेगिस्तान नहीं था, यहाँ पे जो है वो हुकूमत उसके नतीजे में जो आई है वो जायज है या नहीं है। भले इसको जो है ना इसके लिए बेहतर अल्फाज ढूंढ लिए जाएं, मगर अगर फर्ज कर लीजिए कि इलेक्शन रिग था और इलेक्शन का ऑडिट जो है वो कहता है कि सारा तो नतीजतन जो है ना नए इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, नतीजतन जो है ना नया इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए, नतीजतन जो है ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए जिसमें जो है धांधली की जो गुंजाइश है, ये ऐसी धांधली जो अदालत जाती होती है उसकी जो गुंजाइश है वो खत्म होनी चाहिए। मैं आप होंगे तो कभी अगर आपका बस चला, आपने गड़बड़ कर ली, मेरा बस चला, मैंने कर लिया, बस तो ये भी नहीं होना चाहिए। आइडियल पोजीशन यही हुआ करती है, मगर जो है जो हमारे जो मुल्क के जो अदारे हैं जो रियासत से मुतालिक है, उनको जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, और उनके दुरुस्ती के बाद। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि ये जो अभी वफाक ने बजट पेश किया है ये बजट नाकाबिल कबूल है और ये अवाम के ऊपर एक बम बरसाया गया है। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना तो मुशावरत हुई, ना ही हमारी सिफारिशात को माना गया, और अगर हमारी सिफारिशात को मान के ये बजट नहीं तब्दील किया जाता तो फिर हमारा मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि उनके लिए मुश्किल होगा? बात यह है कि मुझे तो ये लगता है कि नून से भी मुशावरत नहीं हुई है इस बजट की। पीपल्स पार्टी पर स्टैंड कहां पे करती हुई दिखाई दे रही? सर सारे इसी तनख्वाह में काम करेंगे, चलता जाएगा। जी राना साहब, तो आपको क्या लगता? अच्छा, बजट किसी से मुशावरत हुई, पीपल्स पार्टी, सारा कुछ वो आपके सामने है, तो आपको क्या लगता है? आपका आइडिया, आपने पहले भी कहा था हमें इलेक्शन जल्द नजर आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि एक और बजट हुकूमत पेश कर सकती है? मैं आपको एक बात याद कराऊं कि वो आपको याद नहीं है कि हमारे एक सीएम साहब ने जब बजट पेश हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जी वो क्योंकि ये देर से आया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अभी आई हैं, तो हमने देखा नहीं था, तो अभी देखा तो इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। तो याद है ये बात या नहीं है? जी याद है। इन्होंने भी नहीं देखा है। नहीं, इनको देख के भी कोई टेंशन नहीं हो रही उसकी? इनको सिर्फ एक चीज की टेंशन हो रही है कि जल्दी ना चले जाए। ये इनका जो ना वो प्रॉब्लम नहीं है। उस क्लास में ये बजट का प्रॉब्लम नहीं होता, ये बजट प्रॉब्लम होता है आम लोगों के लिए, मेरे आपके लिए, जिन्होंने जो है वो अपना घर का भी बजट उसी तरह से बनाना होता है, जिन्होंने बिल भी देने होते हैं, जिनके बिल जो है ना वो उनकी जो महदूद इनकम से जाने होते हैं, ये उनका प्रॉब्लम। और ये बड़े लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है? राना साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से कामरान साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत से भी मुशावरत नहीं हुई होगी, तो फिर बगैर मुशावरत के कितनी देर हुकूमत चलती हुई दिखाई देती है? वो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो बात दुरुस्त कह रहे हैं। कापी बन के आई, एक बुक बन के आई, उस बुक को आगे रख दिया गया और उस बुक को कहा गया कि आप पढ़ दीजिए। बहुत से हुकूमती ऐसे अफराद हैं कि जिनके समझ में आज के दिन तक ये बात नहीं आई कि ये बजट हमने दिया है, और अगर हमने दिया है तो हमें इस बजट के मतलब पता क्यों नहीं था। अभी तो जब ये सवालों जवाब का सेक्शन होगा तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत से लोग खुद सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि ये हुआ ही क्या है। ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, आपको नजर आ जाएगा। नहीं तो आप फिर उसके बाद रिफ्ट देखते हैं। लिफ्ट तो बन चुकी है। मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि अगला बजट कोई और पेश करे। मुझे बिल्कुल ये बात बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मुझे जो चीज नजर आ रही है वो नजर ये आ रही है कि ये बजट जो है, ये बजट सबकी बजा के रख देगा, सबकी घंटियां बज जाएंगी, सबके टेलीफोन समझे उड़ जाएंगे। घंटियां कौन सी बजेंगी?
घंटियाँ वो बजेगी जिस घंटी के अंदर ये चीज़ होगी कि पाकिस्तान की सियासत में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बजट बनाने वाले को शायद बजट का इल्म नहीं है। ये कामरान मुर्तज़ा साहब से भी आपने सुन लिया। कामरान मुर्तज़ा साहब फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान साहब से ही जानते हैं। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि इस बजट के जो आफ्टर शॉक्स देखने में आएंगे और अवाम की तरफ से रिटेलिएशन देखने में आएगी, तो हुकूमत का उसके ऊपर जेस्चर किस तरीके से होगा, यानी किस तरीके से रिएक्ट करेगी? देखिए, हुकूमत तो इशारों पे रिएक्ट करेगी और जो कुछ इशारों पे जिस तरह से रिएक्ट करती आ रही है वो मजीद नुकसान का बायस। इसको उठा लो, उसको ले जाओ, उसको बंद कर दो, उसके ऊपर एक और मुकदमा बना दो। तो ये जब कभी लोग इकट्ठे होकर निकल आए तो फिर शायद उनके कंट्रोल में नहीं आएगा। ये हुकूमत को नहीं पता और ये शायद लग रहा है कि ये जो निज़ाम है, अब उसका नतीजा क्या निकलेगा मगर वो मुझे नहीं पता, मगर ये निज़ाम जो है शायद वो ख़त्म होने जा रहा है। ये निज़ाम जो है लोग उससे इस हद तक बेजार हो गए हैं कि शायद उसको मजीद आगे मोहलत ना मिले, मगर उसका नतीजा क्या होगा, कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, ये मैं नहीं बता सकता। मामला खराबी की इंतहा तक पहुँच चुके हैं। कामरान साहब, आप ये बताइए सर कि महमूद खान साहब की क़यादत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो लोग हैं वो तगोदो कर रहे हैं, जिस तरीके से आज बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई, उससे कोई ब्रेक थ्रू देखते? देखिए, बिलावल साहब जो है ना, वो शायद बिलावल साहब कंफ्यूज लगते हैं, या वो खुद कंफ्यूज हैं या उनके मुहतरम वालिद साहब कंफ्यूज हैं, या दोनों एक पेज पे नहीं है। ये बात तो आप भी जानते हो कि इससे पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत बनाने का वो ख्वाहिश थी दोनों तरफ से शायद, या कम से कम एक तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से तो थी, ये आपको पता है। मगर जिसकी ख्वाहिश को उन्होंने मद्देनजर रख के इनके साथ हुकूमत बनाई है वो भी शायद आपको पता है। तो अब महमूद खान साहब इनसे मिले हैं तो पता नहीं उनका, महमूद खान साहब तो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे जानते हैं मामलात को, उनसे मिलने का फायदा क्या है इस पूरी एक्सरसाइज में? राना साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब तो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कंफ्यूज दिखाई देते हैं। देखिए, बिलावल साहब बेचारे मजबूर हैं। बिलावल साहब जो करना चाहते हैं उन्हें वो करने की इजाज़त नहीं है। बिलावल साहब जो नहीं करना चाहते उनसे वो करवाया जा रहा है। तो जब किसी से कुछ करवाया जाए जो नहीं वो करना चाहता, तो वो एक हद तक तो वो ये चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो फिर शायद बात किसी और तरफ चली जाए। ये बात तो बड़ी क्लियर है। ये तो आप समझते हैं कि ये राना साहब जो बात कर रहे हैं कि उनसे करवाया जा रहा है और वो एक हद तक करेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे में बिलावल भुट्टो साहब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, बोल भी नहीं रहे। देखिए, तासुर तो यही जा रहा है ना कि करवाया जा रहा है, मगर वो कर दो, वो खुद रहे ना। मुझसे कोई काम करवाया जा रहा हो और मैं कर रहा हूँ तो असल काम तो मेरा है ना। असल जो है ना, इल्जाम तो मुझ पे आएगा, वो करने वाले पे आएगा। और वो जो लेगेसी थी वो तो बिलावल की थी ना, माँ की भी और नाने की भी। तो जो पीपल्स पार्टी से जो कुछ करवाया गया उसके बाद जो है वो, तो अब मुझे माँ का भी बड़ा एहतराम है उनकी और नाने का भी बड़ा एहतराम है। अब बिलावल से जो कुछ कराया गया और जो उनका नाम हुआ करता था कभी पीपल्स पार्टी का, और जिस तरह से उनके अंगूठे लेके अपने पास रख लिए और जहाँ पे मर्जी उसको लगा लिए जाते हैं, ठीक है, ये भी एक तारीख का हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। कामरान साहब, अगर देखें ये अदालती मंजरनामे पे देखें, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की गुफ्तगू देखें, वो मुदाखलत की बात कर रहे हैं। सरगोदा से जो जस्टिस साहब थे उनकी बात को देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्ज अमल को देखें, अफजल मजोका साहब का ये बयान, ये रिमार्क्स देना कि 10 दिन ज़िंदगी रही तो इसका फैसला कर दूंगा, तो ये अदालती मंजरनामा किस तरफ को जा रहा है? देखिए, अदालती महाज पे जो मंजरनामा है ना वो उससे ज्यादा खराब है जितना सबको पता है, और जितनी उसमें मुदाखलत होती है ना, आप उसको तो लोग बताते नहीं है, या लोग अगर आप उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, उस मामलों में उस मुदाखलत पे उंगली उठाएंगे, तो वो जो उनके पास वो 6 महीने वाला हथियार है वो उठा लेते हैं जवाब में।
तो ये मामलात उससे ज्यादा खराब है जितना कोई सोच सकता है, जितना कोई देखने को तो छोड़ दीजिए, जितना कोई सोच सकता है उससे भी ज्यादा खराब है। और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ये मुल्क का नुकसान किया जा रहा है और मुल्क का नुकसान जो है वो रियासत के मुतल्लिक लोग कर रहे हैं, रियासत से मुतल्लिक। ये बहुत बुरी बात है। इसका नतीजा हमको और उनको सबको भुगतना पड़ेगा। हम सारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, इससे प्यार भी करते हैं, उनसे भी प्यार करते हैं, मगर जो कुछ उनकी हरकतें हैं वो उसका नतीजा जो निकलेगा वो तबाहकुन है। कामना साहब, मैं एक ही होगा कि मौलाना साहब जो कहते थे बहुत से लोग वो कहना शुरू हो गए। आप इसको क्या समझते हैं कि मौलाना साहब की जुबान का असर है या जुबान के साथ साथ हकीकत खुलना शुरू हो गई? देखिए, लोग पहले भी सोच रहे होंगे, मौलाना साहब भी पहले भी सोच रहे होंगे, अब वो उन्होंने कहना भी शुरू किया, उनके साथ साथ औरों को भी जो है ना वो ये जुर्रत रिंदाना मिल गई कि वो भी कहने लग गए। तो इस बात को सबसे पहले आपका सोचना जरूरी होता है। आप उसको सोचें, उसके बाद अगला स्टेप भी होता है कि आप उसको बोलें, और उससे बाद का अगला स्टेप जो है वो जो आने वाला है ईद के बाद वो इंशाल्लाह होगा, और वो फिर जदोजहद होगा, और उस जदोजहद का नतीजा भी अल्लाह करे कि अच्छा निकले इस मुल्क के लिए, इस खैर को कोशिश करेंगे। कामरान साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि मुमकिनात में से है कि ईद के बाद PTI ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUIF ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हों? देखिए, ये बात मुमकिनात में है, हमारी तरफ से सीज़फायर है, मगर बाज़ औक़ात ना ऐसी वाइब्स आती हैं, मुझे खुद बाज़ औक़ात ऐसी वाइब्स आती हैं कि जिसके नतीजे में मैं जो है ना ऑफेंड हो जाता हूँ, चिढ़ जाता हूँ, आप इसको कह लीजिए। सही। 2-3 दिन पुरानी बात है, चेयरमैन के पास हम गए कि जी वो कमेटीज के हवाले से, सेनेट कमेटीज के हवाले से रहमान साहब मीट कर रहे थे। जाके वहां से पता चला कि जी वो PTI के जो अपोजिशन लीडर साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं जी वो JUI को आप अलग से रखें, अपोजिशन के उसमें ना रखें। अब तो इसमें अजीब सी बात कि अगर एक कोई किसी के साथ बैठा है और उसको कहें कि नहीं इसको हमारे साथ बैठा हो किया, जब किसी के साथ बैठना हो तो फिर माइंडसेट जो है वो उसको क्लियर करना पड़ता है, यानी आप फिर एक नैरेटिव के ऊपर रहें, एक बयानिए के ऊपर रहें, तभी आप किसी को राग़िब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे पैचअप की बातें हो रही हैं, तो किस हद तक इम्कानात रोशन हो सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये मेल मुलाकातों में मज़ीद इजाफा हो सके? राना साहब क्या समझते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब तक मौलाना का कोई पैगाम पहुँचा? मैं आपको एक बात, एक खबर आप तक पहुंचा दूं। जी जी। मौलाना साहब के हवाले से बहुत अरसा पहले कुछ फैसले करने की कोशिश की गई थी, मौलाना साहब को राम करने की कोशिश की गई थी, मौलाना साहब को एक बड़ा अहम तरीन पैगाम भी पहुंचाया गया था, लेकिन मौलाना साहब के साथ इतने हाथ हो चुके हैं, मौलाना साहब के साथ वो हो चुका है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो आपको मैं ये खबर दे देता हूं, इस कागज पर इस खबर को लिख लें। 100 मुलाकातें और कर लें, 101 मुलाकातें और कर लें, मौलाना साहब किसी सूरत में हुकूमत की किसी जगह भी हमायत नहीं करेंगे। मेरे पास इतला यह है कि फिर एक लालच, फिर एक दलासा, फिर एक, और जिसे कहते हैं ना असि पंजाबी में लोग कहते हैं लारा लपा, वो लगाया गया। मौलाना साहब इनको इतना करीब से समझते आप सोच सकते। 2 चीज जेर में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात को। पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना साहब का जाना किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिंध में और दीगर, सिंध और दूसरा बलोचिस्तान, इस पे बड़ा टफ है। ये रहते हैं तो मौलाना साहब के करीब तरीन साथी नाराज होकर किसी और तरफ चले जाते हैं। तीसरी चीज आपको बड़ी क्लियर और वाज़ेह एक और खबर दे दूं आपको मैं, मौलाना साहब नून लीग के साथ भी नहीं जाएंगे। मौलाना साहब महमूद अचकज़ई की मुलाकात हो चुकी है। यह अब बहुत सी सियासी जमातें चेहरों को बेच रही हैं, फुटेजेस बेच रही हैं। मुझे एक बात बता दें, हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, 2 सियासी जमातें इकट्ठी हैं,
बज़ाहिर लहदा हैं लेकिन अंदर से इकट्ठी हैं। तीसरी जमात MKM उनके साथ है, काफ लीग उनके साथ है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ है, बाप पार्टी टूटी फूटी छोटी मोटी जैसी भी है वो भी उनके साथ है। अब मुझे बता दे क्यों जा रहे हैं मौलाना साहब? क्या मौलाना साहब के पास 40 सीटें, 140 सीटें, 240 सीटें? असल मामला ये है, हुकूमत को एक बात का इल्म हो चुका है यासर साहब कि अगर इस मुल्क में कोई तहरीक चल गई तो उस तहरीक को रोकना किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा, किसी सूरत। क्योंकि हुकूमत को पता है कि जो बजट हमने दिया है, इस बजट के बाद आने वाले दिनों में हालात हुकूमत को अच्छे नजर नहीं आ रहे। और मैं अक्सर कहता हूं कि इस बजट से पहले कुर्बानी हो गई है, बल्कि उस कुर्बानी का सियासी गोश्त भी तकसीम हो गया हुआ है। अब सिर्फ ऐलान होना है, वो ईद के बाद हो जाए कि जनाब ईद उल अज़हा से पहले जो सियासी कुर्बानी हमने दी थी वो फलां शख्स की थी, वो फलां शख्स की थी, फलां जगह पे थी, फलां वजह से दी थी। लेकिन अमल दरामद जो है वो अब करा रहे हैं, क्योंकि अब मामला हाथ से बाहर। अगर आप समझते हैं कि कुर्बानी होगी तो उस कुर्बानी का अजर किसे मिलेगा? हाय रब्बा, ज़हन में रखिएगा, अजर किसको मिलना? अजर नहीं होगा। ये वाहद कुर्बानी होगी कि कुर्बानी देने वाला रोएगा, कुर्बानी लेने वाला जाहिर समझेगा कि मैं ठीक हूं। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत जिनके इर्द गिर्द घूमती है यासर साहब, एक ही वो शख्स है जिसके इर्द गिर्द सियासत घूमती है, आखिर सारा फायदा उसी को, बानी तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। आप मान लें कि आप 14 रुकनी PDM की हुकूमत बनाकर भी आप उसका असर नहीं खत्म कर सके। आप मान लें कि आप उनके इंतहाबी निशान से लेकर तमाम चीजें छीनने के बाद भी उसका कुछ नहीं कर सके। आप मान लें कि आप 30, 22, 21 नशिस्तों का दावा करते करते आखिरकार वो पार्लियामेंट की एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, फार्म 45, 47 को हटा दे, साइड पे कर दे, मैं इसकी अभी बात ही नहीं करता। तो जब एक चीज मौजूद है, मुझे बताएं क्या 3 मीटिंगें ऐसी नहीं हुई जिसमें मुख्तलिफ लोगों को यह कहा गया हो कि आप आकर क़यादत संभालें, आप आकर क़यादत संभालें? एक खातून को भी कहा गया हो, लेकिन क्या किसी ने हामी भरी? सब कह गए नहीं, कुछ नहीं हम संभाल सकते, क्योंकि हम सब माइनस हैं उसके मुकाबले में। वो जिसके साथ होगा इस जमात में, उसी को आइंदा भी इज्जत मिलेगी, उसी को लोग वोट देंगे। आपने अगर सुना नहीं, आपके फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले MNA ने क्या कहा? उसने कहा हमारी अपनी तो कुछ नहीं है, हमें वोट मिला है तो इमरान खान के नाम पे मिला है, हमें कोई जानता है तो इमरान खान के नाम पे जानता है, हम इस बात को मानते हैं, हम इसका इकरार करते हैं और हमें इस बात को हर सूरत में मानना पड़ेगा। फिर बाकी क्या चीज रह जाती है? तो भाई उसी के इर्द गिर्द गेम सारी उसी के इर्द गिर्द है। जो भी खेल होगी, जो भी फैसला होगा, आप ज़हन में रखिएगा, उस फैसले में या तो उसकी मुशावरत शामिल होगी या वो उसकी रिकमेंडेशन शामिल होगी। अगर उसकी रिकमेंडेशन या मुशावरत के बाद बगैर कोई फैसला होता है तो 8 फरवरी जैसे कई रिजल्ट आएंगे। और ये भी ज़हन में रख लीजिएगा, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि अब लोग अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी कर लेंगे। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं महमूद खान साहब जो पेशरफ्त करना चाह रहे हैं और जो ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं, और महमूद खान साहब की क़यादत में PTI पार्लियामेंटेरियन के वफ़द ने जो बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? आप ध्यान में रखिएगा, महमूद खान साहब एक बड़ी ऐसी शख्सियत है जिनकी इज्जत बहुत सी जगह पर है। नून लीग के अंदर बहुत से उनके रूट्स हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर उनके रूट्स हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर उनके रूट्स हैं,
इवन एमकेएम के अंदर भी उनके रूट्स हैं। और आपको बहुत जल्द ये सरप्राइज मिलेगा कि बहुत सी जमातों का कट करने में, एक दफा मुशावरती अमल को शुरू करने में महमूद खान अचकजई ने एक ऐसा रोल अदा कर दिया है कि जो रोल शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई और ना कर सके। और अगर खुदा न खास्ता महमूद खान अचकजई इस रोल में नाकाम हो गए या उन्हें नाकाम कर दिया गया, तो फिर आप इस बात को भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा, इस बात को भी लिख के रख लीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुस्तकबिल इंतहाई बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। नहीं, आप क्या समझते हैं महमूद खान साहब को पॉजिटिव वाइब्स किन जमातों से आ सकती? महमूद खान साहब की मुखालफत किसी जमात से नहीं हो सकती। भाई आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ के इंतहाई करीब रहे, मौलाना साहब के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पीपल्स पार्टी के साथ उनका एक तल्लक रहा है, एमकेएम के साथ उनका एक गहरा तल्लक रहा है। बाकी पार्टी है कौन सी जिसके साथ उनकी मुखालफत होती थी? अब वो उनके करीब तरीन है, यानी तहरीक इंसाफ के। तो महमूद खान अचकजई अगर इस पूरी मुज़ाकराती अमल को आगे लेकर चल रहे हैं तो इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा, तो उसका आउटकम कुछ ना कुछ बेहतर तो निकल ही सकता है। राना साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, नाज़रीन से इजाजत चाहते हैं। मुलाकात नाज़रीन ईद के बाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।